स्वागत है आप सभी का आज के इस 1 घंटा स्पेशल महा एपिसोड में, जिसमें है 7 कहानियां, 7 सच और उन सब से जुड़ी खौफनाक सच्चाई। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवा में जादू तैरता हो, जहां लोग अचानक गायब हो जाते हो और इंसान पल भर में जानवर बन जाते हैं? मजाक लग रहा होगा ना ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के आसाम में एक ऐसी जगह है मायोंग, जिसे द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है, यानी कि काले जादू की राजधानी। इस इलाके का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की एक किताब में है, जिसे कहते हैं मायोंग की किताब। हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट महिमा चौधरी, और आज हम जिस स्टोरी पर बात कर रहे हैं शायद ही आपने इसके बारे में कभी पहले सुना हो। तो अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो अपनी लाइटें थोड़ी डिम करिए, अपने हेडफोन उठाइए और तैयार हो जाइए इस अनोखी कहानी के लिए। मायोंग की किताब। कहते हैं अगर इस किताब में लिखे मंत्र किसी ने गलत तरीके से पढ़ लिए तो उसकी मौत निश्चित है, और अगर किसी ने उसे सही तरीके से पढ़ लिए तो वह एक ऐसी ताकत का मालिक बन जाता है जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। आज इस वीडियो में हम मायोंग के सबसे बड़े और पुराने रहस्यों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ उसमें लिखे मंत्रों के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्या पता आपको भी उन मंत्रों के बारे में पता चल जाए। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है मायोंग गाँव। वहाँ के आसपास के लोग मायोंग का नाम लेने मात्र से ही कांप उठते हैं। मायोंग का जिक्र हमारे पुराणों जैसे कि महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्तियां यहीं से प्राप्त की थी। यहाँ पर आज भी सदियों पुरानी वो कीमती किताबें और पांडुलिपियां मौजूद हैं, जो किसी आम पन्नों पर नहीं बल्कि साज के पत्तों पर हाथों से लिखी हुई हैं। इन किताबों को लोकल भाषा में पुत्ती कहा जाता है। इनमें लिखे मंत्र आम इंसान की समझ के बिल्कुल परे हैं। इनमें से कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिन्हें लोग छूने से भी डरते हैं। कहा गया है कि उन पे सदियों पुराना श्राप लगा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं उन किताबों के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और मंत्र के बारे में, जो किसी के भी होश उड़ाते। कहते हैं मायोंग की एक पुरानी किताब में उड़ान मंत्र लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में तांत्रिक इस मंत्र का जाप करके एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस जादू को आम भाषा में लुक्खी मंत्र भी कहा जाता है, जिससे इंसान अचानक गायब हो जाता था। मायोंग के लोग बताते हैं कि एक ऐसी किताब भी थी जिसके मंत्रों से एक हंसते खेलते इंसान को बाघ, मुर्गा या कोई भी जानवर बना दिया जाता था। वहाँ के लोग कसम खाकर आज भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इंसानों को जानवर बनते हुए देखा। वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि अगर वहाँ गांव में कोई चोरी होती थी तो तांत्रिक किताबों को खोलकर एक कटोरी के ऊपर मंत्रों को पढ़ता था। कटोरी अपने आप जमीन पर खिसक कर चोर के घर चली जाती थी। इस जादू को आम भाषा में बाण कहा जाता था। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सिर्फ कहानियां हैं, तो चलिए आपको एक हिस्टोरिक प्रूफ देते हैं। बात है सन 1667 की, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने आसाम पर कब्जा करने के लिए
अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद राजा राम सिंह को एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। राजा राम सिंह के पास हजारों सिपाही, तलवारें, तोपें, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही पूरी सेना मायोंग के जंगलों के पास पहुंची, मायोंग के तांत्रिकों ने वही पुरानी किताबें खोली और हवाओं में ऐसे मंत्र फूके कि पूरी मुगल सेना पर अजीबोगरीब बीमारियां टूट पड़ी। हवाओं में ऐसी बददुआएं फैली कि सिपाही आपस में ही लड़कर मरने लगे। औरंगजेब की उस विशालकाय सेना ने मायोंग के जादू के सामने घुटने टेक दिए और बिना लड़े ही पूरी सेना तबाह हो गई। आलमगीर नामा में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो किताबें इतनी ताकतवर थी तो आज वो सब कहाँ गई? यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक और भयानक मोड़। मायोंग के पुराने तांत्रिकों ने जब ये देखा कि आने वाली पीढ़ी इस जादू का गलत इस्तेमाल कर सकती है या फिर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, तो उन्होंने इन सबसे खतरनाक और पुरानी किताबों को या तो जमीन में दफना दिया या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया। और जो किताबें बची उन्हें वहां के लोग अपने घरों में छुपा कर रखते। कहते हैं कि अगर उन किताबों को बिना सिद्धि के कोई पढ़ने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। आज भी कहीं ना कहीं मायोंग के गोपो जंगल में वो सबसे पुरानी और काले जादू की किताबें किसी गहरी खाई में दफन हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मायोंग आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे साइंस भी पूरी तरह छुटला नहीं पाया। आज भी वहां के लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय उन किताबों के मंत्रों पर भरोसा करते हैं। तो क्या आप में इतना दम है कि आप मायोंग जाकर उन जादुई किताबों के पन्नों को पलट सके? क्या आप भी इस काले जादू की दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि रात के अंधेरे में कोई आपका पीछा कर रहा है? या फिर सुनसान जगह पर आपको कभी किसी अपने ने आवाज लगाई हो और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कोई भी नहीं है, और फिर अचानक आपको कोई जानवर नजर आता है, जैसे काली बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बारहसिंगा या फिर बिना कपड़ों के कोई औरत? तो समझ जाइए आपका सामना एक छलावे से हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी, और अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो तैयार हो जाइए आज की इस सच्ची कहानी के साथ। छलावे के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, या फिर आपके दादा परदादा, किसी आपके दोस्त या आस पड़ोस वाले ने आपको इसके बारे में ज़रूर बताया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो हर दूसरे इंसान से सुनसान राहों पर टकराती है। भारतीय लोक कथाओं और जंगल की गहराइयों में छुपा एक ऐसा शैतान जो आपके किसी सबसे करीबी का रूप धारण कर सकता है। छलावा यानी कि छल करने वाला, जो आपको किसी भी अपने करीबी की आवाज से पुकारेगा या फिर उसका रूप धारण करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और जब तक आपको सच्चाई समझ में आएगी तब तक आप इसका शिकार बन चुके होंगे। छलावे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की ये कहानी सिर्फ छलावे के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में है जो इसका शिकार हुआ। आज की ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि हैं बदायूं से, उन्होंने अपने मामा के साथ घटी हुई एक घटना मेरे साथ शेयर की है। वो मेरे जरिए आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और आप सभी को चेतावनी देना चाहते हैं। ये बात है 14 नवंबर सन 2014 की, जब विक्रम और उसका दोस्त अमित
एक शादी के फंक्शन से रात को अपने घर लौट रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था और जंगल से भरा हुआ था। करीब उन्हें घर लौटते लौटते रात के 1 बज गए और वो रास्ते के बीच में थे। गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी। हेडलाइट की रोशनी में अमित को अचानक सड़क किनारे खड़ी एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती। एक बहुत मासूम सी प्यारी सी बच्ची जो पिंक कलर का फ्रॉक पहने हुए खड़ी थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। अमित ने विक्रम से कहा कि विक्रम, गाड़ी रोको। वो देखो, सड़क किनारे छोटी बच्ची है और रो भी रही है। लग रहा है कि अपने परिवार से बिछड़ गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन विक्रम ने गाड़ी रोक तो ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया और उसने अमित से कहा कि अमित रुको, ऐसे गाड़ी के बाहर मत जाओ, जंगल का रास्ता है। और भला तुम ही सोचो, यहाँ आस पास 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है कि इतनी छोटी सी बच्ची रात को 1 बजे इस जंगल के बीच में क्या कर रही है। लेकिन अमित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा इतनी छोटी सी बच्ची है, किसी मुसीबत में है और हमें इतना नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसकी मदद कर देनी चाहिए। विक्रम के मना करते करते भी अमित खिड़की खोलकर बाहर उतर जाता है और वो धीरे धीरे उस बच्ची की तरफ बढ़ता है। वो बच्ची से आवाज लगाकर पूछता है कि बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बिछड़ गए हैं और तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लेकिन वो बच्ची कोई जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ लगातार रोए जा रही थी। उसके लंबे लंबे घने बाल और उन घने बालों में उसका चेहरा छुपा हुआ था। अमित उस बच्ची के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बच्ची अमित की तरफ अपना चेहरा घुमाती है। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, उसके चेहरे पर नाक भी नहीं था, सिर्फ मांस के कटे हुए टुकड़े लगे हुए थे। अमित बहुत तेज चीखता है और विक्रम को चिल्लाकर कहता है कि विक्रम, गाड़ी स्टार्ट करो, और भागकर खिड़की खोलकर अंदर बैठ जाता है। विक्रम उस बच्ची को देखता है और वो गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही होती है, तभी वो बहुत स्पीड से गाड़ी का गियर डालता है और गाड़ी को चला देता है। वो दोनों बहुत पैनिक मोड में थे और विक्रम अमित के ऊपर चिल्लाता है कि मैंने मना किया था लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुमसे कह रहा था कि रात के इस घने अंधेरे में सड़क पर बच्ची का होना नामुमकिन है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारी वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अमित माफी मांगता है और कहता है कि पहले यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद मुझे डांट लेना। वो गाड़ी को स्पीड में सामने की तरफ लेकर जाते हैं। तभी विक्रम की नजर मिरर से पीछे की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि गाड़ी के पीछे एक खरगोश दौड़ रहा है, एक सफेद कलर का छोटा सा खरगोश। उसे लगा शायद जंगल से निकलकर उनकी गाड़ी के पीछे वो दौड़ रहा है। दौड़ते ही दौड़ते वो खरगोश एक काली बिल्ली में बदल जाता है। विक्रम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो बस देख रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अमित भी देख रहा था, उसके भी होश उड़े हुए थे। वो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम नहीं करते बल्कि और रेस दे देते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो काली बिल्ली अचानक एक कुत्ते में बदल गई। कुत्ता आमतौर पर इतनी तेज भाग नहीं सकता। वो गाड़ी की 100 की स्पीड को मैच करके बिल्कुल गाड़ी के पीछे ही नजर आ रहा था। वो कुत्ता भागते भागते एक 12 सिंगा में बदल गया। अब वो समझ गए कि ये कोई जानवर नहीं है, ये छलावा है जो उन्हें छल रहा है जानवरों के रूप में। और वो 12 सिंगा गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते विक्रम को उसकी माँ की आवाज में आवाज लगाता है कि विक्रम बेटा, गाड़ी रोक लो, मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन विक्रम समझ गया कि ये उसकी माँ नहीं हो सकती, ये छलावा उसे छलने की कोशिश कर रहा है। वो गाड़ी नहीं रोकता और अचानक वो 12 सिंगा एक बिना कपड़ों वाली स्त्री में बदल जाता है, जिसके पैर नहीं थे। वो हवा के सहारे उड़कर गाड़ी के पीछे आ रही थी। दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन वो गाड़ी को क्रॉस करके अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और विक्रम चिल्लाकर गाड़ी के ब्रेक लगाता है। गाड़ी के ब्रेक लगाते ही गाड़ी वहीं रुक जाती है, लेकिन सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, गाड़ी को लॉक कर लेते हैं और चारों तरफ देखते हैं। उस जंगल में घना अंधेरा, सन्नाटा और अजीबोगरीब आवाजें। लेकिन उसके बाद भी
वो थोड़ी हिम्मत करते हैं, गाड़ी को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था। वो दोनों को समझ नहीं आ रहा था। विक्रम को लगा कि अगर वो दोनों यहीं रहे तो उनकी जान को खतरा है। उसने अमित से कहा कि तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, मैं बाहर जाकर बोनेट खोल के चेक करता हूँ कि हुआ क्या। अमित उसे बहुत रोकता है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ बैठे रहना भी खतरे से खाली नहीं है, और सुबह होने में बहुत देर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो गाड़ी से नीचे उतरता है और जाकर गाड़ी के बोनेट को खोलता है। बोनेट को खोलने के बाद अचानक उसे अंदर से अमित की आवाज आती है कि विक्रम, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। कोई बात नहीं, आज रात हम यहीं गुजार लेंगे। उसे ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है। उसके बाद वो गाड़ी का बोनेट नीचे करके अंदर अमित की तरफ देखता है, जो कि हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है, और मुस्कुराकर कहता है, विक्रम, गाड़ी के अंदर आ जाओ। विक्रम को कुछ समझ नहीं आता। वो गाड़ी के अंदर जाने ही वाला होता है। इतनी देर में विक्रम का फोन बजता है। विक्रम अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और फोन पर देखकर उसके होश खराब हो जाते हैं। नंबर लिखा हुआ था अमित कॉलिंग। लेकिन अमित तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, फिर उसे कॉल कौन कर रहा था? विक्रम फोन उठाता है और फोन से रोते हुए अमित की आवाज आती है कि विक्रम, मुझे बचा लो, तुम मुझे यहीं छोड़कर चले गए। वो जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा है वो मैं नहीं हूं। जब वो बच्ची पीछे मुड़ी और मैं भागा तो मैं गाड़ी में नहीं बैठा था, मैं पीछे झाड़ियों में गिर गया था। गाड़ी में कोई और है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहते ही फोन कट हो जाता है। विक्रम फोन रखता है, उसके पैर जैसे डर से कांप उठे हों। वो गाड़ी के अंदर देखता है, अमित ने अपनी गर्दन 180 डिग्री पर घुमा दी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसने जोर से हंसते हुए विक्रम से कहा कि फोन क्यों उठाया? फोन नहीं उठाना था। ये सब देखकर विक्रम समझ चुका था कि अंदर बैठा इंसान अमित नहीं है, बल्कि वही छलावा है जो बच्ची के रूप में उन्हें पीछे दिखाई दिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो डर के मारे चीख पड़ता है। चीखते चीखते वो गाड़ी को छोड़कर सामने की तरफ सड़क पर भागने लगता है। अचानक वो छलावा गाड़ी से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार वो अमित के रूप में नहीं खड़ा था, उसके किसी और दोस्त के रूप में खड़ा था, जो उसे कह रहा था कि विक्रम, चलो चलो जल्दी यहाँ से भागो, हम यहाँ सेफ नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन विक्रम को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी देर से उसने इतनी सारी चीजें देख ली थी कि अगर ये सच्चाई भी होगी तो भी वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा। वो समझ गया कि ये भी छलावा है और वो उससे दूर भागने लगा। भागते भागते चारों तरफ से उसे अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आने लगी, अजीब अजीब जानवर नजर आने लगे, कुछ लोग नजर आने लगे जो उसके अपने थे। उसके अपनों की आवाजों में उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, कभी कोई कभी कोई। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और डर की वजह से उसे पैनिक अटैक आया और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। इसी बीच अमित, जो वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ था, उसने अपने फोन से अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो शादी के फंक्शन में आए हुए थे, जिसमें से वो लोग वापस आ रहे। उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई कि उनके साथ एक दुर्घटना हो गई है और वो यहाँ पर है, उन्हें मदद की जरूरत है। तभी अमित और विक्रम के कुछ दोस्त वहां गाड़ी से आते हैं और वो अमित को झाड़ियों में चोटिल पाते हैं। उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, वो घायल था लेकिन होश में था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि विक्रम गाड़ी लेकर आगे की तरफ गया है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। वो सभी दोस्त गाड़ी लेकर सामने की तरफ आते हैं। उन्हें कुछ दूर चलने के बाद विक्रम की गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी के अंदर विक्रम नहीं था। वो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगा शायद वो किसी घटना का शिकार हो गए, लेकिन फिर भी दोस्त उसे ढूंढते हैं और आगे करीबन 500-600 मीटर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे विक्रम बेहोश हालत में मिलता है। वो बेहोश जरूर था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी डर से फटी हुई हो। वो उसे उठाते हैं और तुरंत लेकर घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद जब विक्रम होश में आता है तो वो बिल्कुल
पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वो सबसे डर रहा था, चिल्ला रहा था। उसे वहां हर खड़ा इंसान सिर्फ छलावा नजर आ रहा था। सब समझ गए कि वो किसी बुरी शक्ति की गिरफ्त में है। उसके दिमाग पर उन सब चीजों का बहुत गहरा असर हुआ है। घर वालों ने सुबह होते ही वहां एक सिद्ध पंडित जी को बुलाया। वो बहुत सिद्ध पंडित जी थे और बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने विक्रम को देखा और वो समझ गए कि बीती रात किसी नेगेटिव एनर्जी का असर इन लोगों पर हुआ है और उसका सबसे ज्यादा असर हुआ है विक्रम पर, क्योंकि विक्रम ने उस चीज के साथ बहुत समय बिताया था। उन्होंने एक धागा पड़कर उसके हाथों में बांधा और कुछ झाड़ फूंक की। घर वालों को समझाया कि विक्रम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन तक इस घटना का असर उसके दिमाग पर रहेगा। उसके बाद घर वाले उसका इलाज करवाते रहे और कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन उस रात का असर बहुत सालों तक क्या आज तक भी उसके दिमाग में है। वो जब भी उस खौफनाक रात को याद करता है तो डर से सहम उठता है। आपके और हमारे लिए ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन विक्रम और अमित के लिए ये वो सच्चाई है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ऐसी सड़क पर निकल जाएं जो इस दुनिया के नक्शे में ही ना हो, ऐसी सड़क जिसका कोई अंत ना हो। ये कोई दादी नानी की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आज से ठीक 2 साल पहले गूगल मैप की एक ऐसी ही गलती का शिकार हुआ और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन हाँ, उसका फोन मिला और उसके फोन में जो आवाजें रिकॉर्ड थी, अगर आप उसे सुन लेंगे तो शायद ही आज के बाद किसी सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चलाने जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं शायद ही आपने उसके बारे में कभी सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद ही इस खौफ को कभी महसूस किया हो, जिसे इंटरनेट पर कहा जाता है द रोड विद नो एंड्स, यानी कि एक ऐसी सड़क जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो अपने अपने हेडफोन उठाइए, लाइट को थोड़ा डिम करिए और तैयार हो जाइए आज की इस कहानी के। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि रात के 2 बजे हुए, एक सुनसान सड़क और चारों तरफ एक खौफनाक जंगल, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट के अलावा कोई दूसरी रोशनी भी नहीं है। कैसा महसूस करेंगे आप? ये कहानी बिल्कुल वैसे ही शुरू होती है। बात है नवंबर 2024 की एक सर्दियों भरी रात। विक्रांत एक आईटी प्रोफेशनल था और उसे लेट नाइट ड्राइविंग का बहुत शौक था। विक्रांत चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर निकलता है। नेशनल हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो मैप पर एक ऑल्टरनेट रास्ता लगा लेता है जो उसे काफी छोटा लगता है। मैप उसे हाईवे से उतारकर एक गांव के रास्ते पर ले आता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद विक्रांत महसूस करता है कि रास्ता अचानक बहुत सुनसान हो गया है। न कोई आने जाने वाली गाड़ी, न कोई स्ट्रीट लाइट। फिर अचानक विक्रांत के फोन का जीपीएस ग्लिच करने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर जो एरो बना हुआ है वो रोड से बिल्कुल हटकर काली स्क्रीन पर चल रहा था। विक्रांत को लगा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है और वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। आगे जाने के बाद उसे रोड की एक साइड पर एक माइलस्टोन दिखा। उस पत्थर पर किसी जगह का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस पर एक चीज बनी हुई, एक इंसानी आंख, वो भी उल्टी, और उसके बिल्कुल नीचे लिखा था टर्न बैक बिफोर द थर्ड ब्रिज, यानी कि तीसरा ब्रिज आने से पहले
वापस मुड़ जाओ। विक्रांत ने इसे किसी का प्रैंक समझा और हंसते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बस यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, डर तब शुरू होता है जब अचानक धुंध इतनी गहरी हो जाती है कि विक्रांत को अपनी गाड़ी के बोनेट के अलावा सामने और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने गाड़ी धीमी की और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे पहला ब्रिज नजर आया। लकड़ी और लोहे का बना हुआ एक बहुत पुराना पुल। जैसे ही गाड़ी ने ब्रिज को क्रॉस किया, अचानक विक्रांत के फोन का रेडियो ऑन हो गया। उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि एक स्थैतिक साउंड, ये आवाज। और उसी के बीच से एक रोने की आवाज, जैसे कोई पूछ रहा हो कि क्यों आए, क्यों आए। बार बार आवाज बिल्कुल ऐसी ही आ रही थी। विक्रांत का गला सूखने लगा। डर के मारे उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन्स काम ही नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि वो यहीं से गाड़ी को वापस घुमा लेगा। उसने यू टर्न लिया और दोबारा उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वो आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले 5 मिनट लगातार चलने के बाद विक्रांत के सामने दूसरा पुल यानी कि सेकंड ब्रिज आ गया। यू टर्न लेने के बाद भी वो आगे ही बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी स्पेस लूप एनोमली, यानी कि जहां पर फिजिक्स के रूल्स भी काम नहीं करते। अब विक्रांत को उस पत्थर पर लिखी बात याद आने लगी कि टर्न बैक बिफोर द थर्ड ब्रिज। लेकिन अब पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल, और वो अकेली सड़क। सड़क पर हल्की हल्की बारिश और बहुत तेज धुंध, जिसमें सामने कुछ भी नजर ना आए। डर के मारे जैसे उसकी सांसें थम गई हों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जितनी बार यू टर्न लेकर पीछे जाता, रास्ता सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता। विक्रांत ने पैनिक में गाड़ी की स्पीड 100 के पार कर दी। उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा हो। उसने हड़बड़ी में अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद उसने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके डैशबोर्ड पर फोन रख दिया, ताकि अगर उसे कुछ भी हो तो कोई सबूत रहे। बाद में वही वीडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को मिली, जो दिल दहला देने वाली थी। विक्रांत की गाड़ी पूरी स्पीड में चल रही थी और सामने आता है द थर्ड ब्रिज। ब्रिज के बिल्कुल बीच में एक बहुत अजीब, लंबा और पतला साया खड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे थे। विक्रांत घबराया और उसने अचानक गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया। गाड़ी घिसरते हुए पुल के ठीक पहले जाकर रुकी। विक्रांत ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि वो यू टर्न लेकर वहां से भाग सके, लेकिन गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था। और फिर कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, वो किसी भी आम इंसान को जीते जी मौत जैसा महसूस करवा सकता है। सामने से वो अजीब सा साया जैसे हवा में उड़कर विक्रांत की तरफ आया। अचानक उसकी गाड़ी के सामने का शीशा बुरी तरह टूटने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे पीट रहा हो। गाड़ी का शीशा अचानक टूटा
और एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। अचानक फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती। अगली सुबह पुलिस को वो गाड़ी उसी सुनसान रास्ते पर मिली। गाड़ी के अंदर पुलिस ने देखा तो विक्रांत का वॉलेट और उसका फोन पड़ा हुआ था, लेकिन विक्रांत गाड़ी में था ही नहीं। पता नहीं वो कहां गायब हो गया। और सबसे अजीब बात, पुलिस के मुताबिक जिस सड़क पर वो गाड़ी मिली वो सड़क पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई थी और आगे का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ था। वहां कोई पुल था ही नहीं। तो विक्रांत के फोन में वो तीसरा पुल, वो अजीबोगरीब चीजें, वो सुनसान जगह, डरावना जंगल, वो सब कहां से आया? इसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स द स्लिप स्पेस घोस्ट रोड कहते हैं। उनका मानना है कि कभी कभी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां रियलिटी ग्लिच हो जाती है, और अगर हम उस वक्त गलत समय पर गलत जगह पर मुड़ जाएं तो हम एक ऐसी डायमेंशन में चले जाते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तो क्या आपके साथ भी कभी ड्राइविंग करते वक्त ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं? क्या आपने भी कभी कोई ऐसी सड़क महसूस की है जो इस दुनिया के नक्शे में हो ही ना? ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, हम सब ने कभी ना कभी ये सारी कहानियां सुनी ही हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी शक्ति आकर आपके सामने खड़ी हो जाए जिसे परम ज्ञान हो, लेकिन दिल में सिर्फ नफरत, जो आम भूत प्रेतों का राजा हो, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस कहा गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट महिमा चौधरी, और आज जिस शैतानी शक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसकी ताकत का शायद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो तैयार हो जाइए इस शक्ति के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रह्म राक्षस होते कौन? हर बुरा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस नहीं बनता, बल्कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण जिसे वेदों, पुराणों और तंत्र का अगाधा ज्ञान हो, जो अपने उसी ज्ञान का मिसयूज करे या किसी मासूम इंसान के साथ कुछ ऐसा कर दे जिसकी कोई माफी ही ना हो, उन्हें मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती और वही बनते हैं ब्रह्म राक्षस। लेकिन इनके बारे में सबसे खतरनाक बात क्या है कि मरने के बाद, ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी अपना ज्ञान नहीं भूलते। इनकी दिमागी ताकत बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी मरने के पहले की। भारत के अलग अलग राज्यों में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म राक्षस के खौफ को बहुत पास से महसूस किया। उन्हीं में से एक कहानी ये भी है। साल 1970 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़, और वहां के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाना वर्जित है, क्योंकि वहां सदियों से एक ब्रह्म राक्षस का वास है। कहते हैं 18वीं सेंचुरी में वहां एक बहुत विद्वान पंडित रहा करते थे। उनका ज्ञान अमर था, लेकिन उससे भी बड़ा था उनका लालच। उन्होंने अपने लालच में आकर गांव के एक गरीब परिवार की जमीन हथियाने के लिए अपनी तंत्र विद्याओं का गलत उपयोग किया।
और फिर उस परिवार के 5 लोगों ने उसे पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर दी। लेकिन उस परिवार के मुखिया ने मरने से पहले उस पंडित को श्राप दिया कि जिस ज्ञान पर तुम्हें इतना अभिमान है, एक दिन वही ज्ञान तुम्हारी मुक्ति का रास्ता रोक देगा। और फिर कहा जाता है कि कुछ दिन बाद उस पंडित की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाता और फिर जन्म होता है उस राक्षस का। इस घटना के बहुत सालों बाद लगभग 1970 में एक शहर का लड़का गांव आता है और उसे लगता है कि गांव वाले ये ब्रह्म राक्षस की कहानी झूठी बताते हैं। तो उसने सबको गलत साबित करने के लिए अपने एक दोस्त से शर्त लगाई। अरे भाई, ये सब भूत प्रेत की कहानियां बेकार। भाई, उस पेड़ पे सच में बहुत भयानक साया। और वो उस पीपल के पेड़ के पास रात को करीब 1 बजे पहुंच गए। वहां जाकर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पत्थर उठाकर पीपल पर मारने लगा और पूछने लगा कि कहाँ हो ब्रह्म राक्षस, अगर तुम सच में हो तो मेरे सामने आओ। काफी देर तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे उसे गांव वालों की बातों पर विश्वास हो। उसे अपनी ये सारी बातें और सच्ची लगने लगी। उसे लगा वो यहां से जाकर पूरे गांव को गलत साबित कर देगा। अगली 5-10 मिनट तक कुछ भी नहीं होता है और फिर जैसे ही वो पलटकर वापस जाने लगता है, उसे पेड़ के ऊपर से किसी के करहाने जैसी आवाज आती है। जैसे ही रोहन ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक ऐसी आकृति बैठी हुई थी जो आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबी, 10-11 फीट की होगी। रोहन ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तो उसके कदम जैसे किसी ने पकड़ लिए हों, जैसे वो जमीन में धंस गया हो। रोहन वहां से भाग नहीं पाया। धीरे धीरे वो आकृति पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल, लेकिन किसी मामूली भूत प्रेत की तरह सूनी नहीं थी। उनमें ज्ञान की एक अपार चमक थी। उसकी स्किन एकदम नीली जैसे सड़ी हुई हो और भयानक उसके गले में एक बहुत पुराना और सड़ा हुआ जनेऊ, जो ये बात साबित करता है कि वो एक ब्रह्म राक्षस ही है। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर रोहन के पास आने लगा। रोहन के कानों में जैसे संस्कृत के श्लोकों में कुछ आवाजें गूंज रही। आवाज आई, ज्ञान को अपमानित करने वाले, क्या तू मेरी मुक्ति का रास्ता बनेगा? बस इस एक श्लोक के बाद गांव वालों ने रोहन की आखिरी चीख सुनी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने रोहन को मरा हुआ पाया। उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी भी इंसान को फिजिकली नहीं मारता, बल्कि वो उसकी अंतरात्मा, उसकी चेतना को सोख लेता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है। अगर कोई उससे ज्यादा ज्ञानी इंसान उसके श्लोकों का सही जवाब दे दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। और ब्रह्म राक्षस हमेशा अपने शिकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो उसे मुक्ति दिलवाए। तो दोस्तों, अगर कभी आपका सामना किसी ऐसी शैतानी शक्ति से हो जाए तो आप क्या करें?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्म राक्षस से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। ये शक्तियां नकारात्मक शक्तियां होती हैं। भले ही इनके पास परम ज्ञान हो, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने कभी टिक नहीं सकते। अगर कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का जाप ऐसी शैतानी शक्तियों को आपसे कोसों दूर रखेगा। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या कभी किसी ऐसी शक्ति को या कोई ऐसा मोमेंट आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप अपनी कोई हॉरर स्टोरी जो आपकी लाइफ में सच में घटी हो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। आप मुझे मेल कर करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में जरूर उस पर बात करूंगी। वो क्या हो लड़की अगर आप इंसान किसी की नहीं मदद के है। लिए हाथ बढ़ाएं और वही इंसान आपका सब कुछ छीन ले, यहाँ तक कि आपकी सांसें भी। आज तक आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, खासकर राजस्थान की। वहाँ ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती रहती, जैसे राजस्थान का कुलधरा गांव, वहाँ का किला। लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान के नीमका थाना गांव की कोई हॉरर स्टोरी सुनी है? तो दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की आप बीती है। मेरे एक सब्सक्राइबर जो राजस्थान से हैं, जिनका नाम है लवली, उन्होंने अपने दोस्त पर बीती हुई एक सच्ची हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। और अगर मैं आपको सच कहूँ तो उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे लगा कि ये सारी स्टोरी आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट महिमा चौधरी। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है, तो तैयार हो जाइए इस सच्चाई भरी कहानी को सुनने के लिए। एक ऐसा सच जिसने एक हंसते खेलते लड़के को शमशान के मुहायने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम जिसकी कहानी सुनने जा रहे हैं वो है राजस्थान के मनीष। मनीष रोज की तरह अपना ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ता काफी सुनसान था। दूर दूर तक न कोई लाइट, न कोई दुकान और न ही कोई इंसान। मनीष की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ती, जो सफेद लिबास में वहां खड़ी हुई थी। मनीष जैसे ही उसके पास जाता है, वो लड़की अचानक मनीष को लिफ्ट के लिए हाथ देती है। मनीष लड़की को देखकर बिना कुछ भी सोचे समझे बाइक रोक देता है। वो लड़की मनीष को बोलती है कि उसका गांव यहीं आगे ही पड़ता है, क्या वो उसे छोड़ देगा? मनीष ने उसे अपनी बाइक पर बिठा दिया। दोनों रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस लड़की की आवाज और उसके चेहरे में एक जादू जैसा था, जैसे वो मनीष को अपनी तरफ खींच रही। दोनों के बीच खूब सारी बातें हुई और मनीष ने उसे अगले गांव के एक मोड़ पर छोड़ दिया। अगले दिन जब मनीष अपने ऑफिस से दोबारा लौट रहा था, उसी समय पर उसी जगह वो लड़की उसे फिर से मिलती है। मनीष उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो मनीष की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करती है और उससे दोबारा अपने गांव छोड़ने को कहती है। मनीष उसे फिर से बाइक पर बिठा लेता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़की मनीष को बोलती है, कितनी सुनसान जगह पर आपने अपनी गाड़ी क्यों रोकी? यहाँ तो कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक भी है। कि एक अकेली लड़की को ऐसी सुनसान जगह देखकर उसे उसकी चिंता हुई। उसे लगा कि तुम्हें अपने घर सेफली पहुंच जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें लिफ्ट दी। उस लड़की ने मनीष से बताया कि वो यहीं कहीं ऑफिस में काम करती है, इसलिए इसी समय लौटती है। ये सिलसिला रोज का हो गया। मनीष उसी वक्त ऑफिस से आता और वो लड़की उसे वहीं हाईवे के कोने पे खड़ी हुई मिलती। दोनों के बीच बातचीत होते होते प्यार हो गया। मनीष उस लड़की के पीछे बिल्कुल आंख बंद करके पागल हो गया। उसने ये भी जानना नहीं चाहा कि वो रोज इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी रहती है, उसका घर कहाँ है,
वो कौन है। एक दिन मनीष उस लड़की से बोलता है कि काफी दिनों से हमारी बातचीत हो रही है, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता। लेकिन ये बात सुनकर जैसे उस लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मनीष ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, उसे अपने प्यार की कस्में भी दी। बहुत सोच समझने के बाद उस लड़की ने मनीष के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पर आऊं तो तुम्हारे कमरे की और पूरे घर की लाइट्स बंद होनी चाहिए। मनीष को यह सुनकर कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा शायद वो लड़की डर की वजह से ऐसा कह रही कि कहीं मनीष के घर वाले उसे न देखें। और वो तो उसके प्यार में पागल था ही। उसने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मानी। अगले दिन रात को वो लड़की मनीष के घर आती। दोनों उसके कमरे में साथ में समय बिताते। सुबह का उजाला होने से पहले वो वहां से गायब हो जाती। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। वो लड़की रोज मनीष से मिलने आती, उनके बीच नजदीकियां बढ़ती, वो समय बिताते और सुबह होने से पहले वो वहां से चली जाती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि धीरे धीरे मनीष की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। वो अचानक बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे। उसने खाना पीना बंद कर दिया, न वो किसी से बात करना पसंद कर रहा। मेरे दोस्त लवली का कहना है कि उसका दोस्त उससे भी बात नहीं कर रहा था, जबकि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। परिवार को उसकी बहुत टेंशन होने लगी। परिवार के सदस्यों को लगा कि मनीष किसी बीमारी से जूझ रहा है। परिवार वाले उसे हॉस्पिटल भी ले गए, उसके चेकअप्स करवाए, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उसके परिवार वालों को समझ में आया कि शायद वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, किसी ऐसी चीज की गिरफ्त में जो इंसान तो नहीं हो सकती। उसके बाद परिवार वाले उसे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने उस लड़के को दूर से देखकर पहचान लिया कि इसके ऊपर कोई साया जरूर है। उसके बाद बाबा ने उस लड़के से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया हो। मनीष ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। परिवार वाले उसे वापस घर ले आए। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, इस हद तक कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। परिवार वालों ने उन बाबा जी को घर पर बुलाया। जैसे ही बाबा जी घर के अंदर आए, उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। उन्होंने पूरे घर का एक एक कोना चेक किया। उसके बाद वो आए सीधा मनीष के कमरे के अंदर पैर रखते ही उनके नाक में एक अजीब सी सड़न महसूस हुई। बाबा जी ने बहुत गुस्से से मनीष से पूछा कि लड़के बता, इस कमरे में पिछले कई दिनों से कौन आ रहा है? कौन है वो जो तेरी आत्मा को सोख रहा है? ये सारी बातें सुनकर वहां खड़ा हर शख्स कांप उठा। साथ ही साथ मनीष बहुत ज्यादा डर गया और उसने बाबा जी से पिछले कुछ दिनों में हुई सारी चीजें बताई। उसने बाबा जी से बताया कि एक लड़की मुझे ऑफिस से आते वक्त रास्ते में मिली थी, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, और वो सिलसिला रोज रोज का हो गया था। वही लड़की मुझसे मिलने रोज इस कमरे में आती है। बाबा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उस लड़की को कभी दिन के उजाले में देखा है? मनीष का जवाब था नहीं। बाबा ने उससे कहा कि शायद अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। बाबा ने उसे अपने मंत्रों से पढ़ा हुआ एक काला धागा दिया और उसे कहा कि आज रात जब वो लड़की तुमसे मिलने आएगी तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही वो तुम्हारे करीब आए, मौका देखकर इस धागे को उसके बाएं पैर के अंगूठे में बांध दे। मनीष को ये सारी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। ना उन्हें इन बातों पर भरोसा हो रहा था, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए। लेकिन मनीष ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो लड़की रात को उससे मिलने उसके कमरे में आई, उसने मौका देखकर वो धागा उसके अंगूठे में बांध दिया। सुबह का उजाला होने से पहले
हमेशा की तरह वो लड़की फिर से गायब हो गई। अगली सुबह बाबा वापस घर आए। लड़के ने बाबा से कहा कि उसने उनके कहे अनुसार उस लड़की के पैर के अंगूठे में वो धागा बांध दिया। बाबा ने उससे कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां वो लड़की तुम्हें पहली बार मिली थी। आज इस कहानी का अंत वही होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वो लड़का, उसके परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग बाबा के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां वो लड़की उसे पहली बार मिली थी। वहां जाने के बाद उन्होंने अचानक कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। बाबा ने अपने कुछ मंत्र पढ़े और पास ही में एक तालाब की तरफ इशारा किया। सब लोग मिलकर उस तालाब के पास गए और उस तालाब के किनारे पर वही काला धागा तैर रहा था जो मनीष ने उस लड़की के पैर में बांधा था। ये देखकर सब हैरान हो गए और मनीष, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद बाबा धीरे से उस तालाब में उतरे। तालाब में जाकर उन्होंने उस धागे को खींचना शुरू किया और एक धागे का छोटा सा टुकड़ा इतना लंबा धागा बन चुका था। उसके बाद जो सच सामने आया उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की चीख निकल गई। जब सब लोगों ने उस धागे को उस तालाब के बाहर खींचा तो वो धागा किसी लड़की के पांव में नहीं बल्कि एक मानव कंकाल के अंगूठे में बंधा हुआ था। एक लड़की का मानव कंकाल जो बहुत साल पहले उस तालाब में डूबकर मर गई थी। वो लड़की रोज उस मानव कंकाल से निकलकर मनीष के पास एक सुंदर रूप धारण कर जाती थी। तुरंत वहां स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूरा पंचनामा किया, उस डेड बॉडी की जांच पड़ताल की और फिर बाबा के कहे अनुसार उस कंकाल का पूरे रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे मनीष की हालत सुधरने लगी और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन उस रात का और उन बीते दिनों का खौफ जिंदगी भर ही शायद वो भुला पाए। आज भी उसके जहन में वो खौफ इस तरह दौड़ता है जैसे ये बहुत पुरानी नहीं, अभी की बात हो। तो दोस्तों, रात के अंधेरों में सुनसान सड़कों पर किसी से लिफ्ट मांगना या किसी को लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सावधान रहे और सेफ रहे। ये कहानी कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये सच में मनीष की आप बीती है। यक्षिणी! मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके पास बेहद खूबसूरती, जवानी और खूब सारी रहस्यमयी ताकतें हैं, जो आपके एक इशारे पर इस दुनिया से, इस धरती से सोना खोदकर आपके कदमों में रख सकती है। तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? लेकिन जरा ठहरिए, अगर वो शक्तियां इंसान के करीब आ जाएं, तो वो उसकी जिंदगी को नर्क से पत्थर बना सकती है, जिन्हें वेदों और पुराणों में कहा गया है यक्षिणी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है और साथ ही साथ ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद है, तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो, जिसे कहा गया है यक्षिणी। ये कोई आम देवियां नहीं है, बल्कि प्रकृति की वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इंसानी लालच का सबसे खतरनाक इम्तिहान लेती है। आज हम जानेंगे कि वेदों और पुराणों के अनुसार आखिर यक्षिणी होती कौन है, उनकी साधना का सच क्या है, और सच आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, जब हम सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की तरफ देखते हैं, खास करके वेदों और पुराणों की तरफ, तो हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड केवल इंसान और देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी योनियां निवास करती हैं, जैसे गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, और इन्हीं में है बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय योनि यक्ष और यक्षिणी। यक्षों के राजा कुबेर माने गए हैं, यानी कि जो धन के देवता हैं। यक्ष और यक्षिणी इस धरती पर छुपे हुए खजाने और रहस्यमयी धन की रक्षा करती हैं।
यक्षिणी के बारे में कहा गया है कि उनकी खूबसूरती इस लोक की नहीं है, यानी कि वो इतनी सुंदर होती हैं कि उनके सामने अप्सराएं भी फेल होती हैं। कहा जाता है कि वो जवान लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध कर ले तो वो उसके पूरे जीवन को बदल सकती है, उसे जीवन की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है जहां वो खूब कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन साथ ही उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं, और अगर उसकी शर्तों के परे गए तो मौत निश्चित है। और अगर कोई राहगीर इंसान ऐसे ही राहों में भटकते हुए यक्षिणी से टकरा जाए तो उसका जिंदा वापस लौटना बहुत मुश्किल है। और ऐसी ही एक कहानी है नोएडा का एक लड़का 26 साल का अमित, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भारतीय लोक कथाओं पर और प्राचीन रहस्यों पर वीडियो शूट करना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत पसंद था। मानो ये उसका पैशन था। वो हर उस जगह पर जाता जहाँ के बारे में लोग कुछ ना कुछ अफवाहें बताते या कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुनाते। वो वहां जाता, वीडियो शूट करता। वैसे भी वो इन सारी बातों में भरोसा नहीं करता। वो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तर्क दे दिया करता था हमेशा कि ये सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को भी विश्वास दिलाता। और वो सिर्फ अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी एक दोस्त नताशा, जो उसकी वीडियो एडिटर भी थी, और साथ ही वो दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम किया करते थे। नताशा की एक खास बात थी, वो कोई भी एनर्जीज को महसूस कर सकती थी। कोई पॉजिटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव एनर्जी वो दूर से महसूस करके बता सकती थी कि यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन अमित ने आज तक उसकी एक बात नहीं मानी, क्योंकि नताशा कभी प्रूफ नहीं कर पाई। अमित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर। तभी नताशा आती है और कहती है कि अमित, तुम वो यूपी बिहार वाले बॉर्डर का जो गांव है मल्हारपुर, उसका वो प्रोजेक्ट यहीं बंद कर दो। पिछले 3 दिनों से मैं हॉरर स्टोरीज एडिट कर करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने घर रात को अकेले जाने से भी डरती हूँ, क्योंकि यही सारी चीजें मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। और तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ के लोगों ने उस जगह के बारे में बहुत खतरनाक चीजें बताई हैं। तो हम लोग इससे जितना दूर रहे हमारे लिए उतना ही अच्छा। तभी अमित उससे कहता है कि नताशा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी ये यक्षिणियों की कहानियां ना पिक्चर्स में ही अच्छी लगती हैं। असली जिंदगी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसने देखा है आज तक इनको? तुमने, मैंने या इन सब ने? आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है। गांव वाले भी वही सुनाते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना, और उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सुना, लेकिन देखा आज तक किसी ने नहीं। और यही तो हमारा काम है, लोगों के सामने सच्चाई दिखाना, ताकि वो डरे नहीं। नताशा कुछ बोल नहीं पाती और वो कहता है कि वैसे भी कल हमें नई वीडियो अपलोड करनी है, तो चलते हैं ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि यक्षिणियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। एक लड़के को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि वो अपनी आंखों के सामने इतनी सुंदर लड़की देखे जो आज तक किसी ने नहीं देखी। वो मजाक में ऐसे ही बातों को टाल देता है और वो दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नताशा कुछ नहीं कर पाती। वो अमित के पीछे पीछे अपना सारा सामान उठाती है और रात का समय हो रहा होता है। वो पहुंच जाते हैं उस गांव में। उस गांव के सबसे आखिर में एक कचनार का बहुत पुराना पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर यक्षिणी का वास है। खासकर अमावस्या की रात को जो भी वहां गया वो वापस नहीं आता। ऐसा ही होता है। अमित और नताशा अपने कैमरास को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष। अमित को काफी अच्छा लगता है। उसको लगता है कि उसे अपनी वीडियो के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया है, लोग बहुत पसंद करेंगे और वो वायरल हो जाएगा। लेकिन नताशा को वहां कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो अमित से कहती है कि अमित, मुझे यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब लग रहा है। एक काम करो, यहाँ से चलते हैं। लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता। उसका इन बातों पर विश्वास ना करना उन दोनों के लिए मुसीबत बनने वाला था। वो कहता है कि फटाफट से कैमरा लगाओ, हमारा काम सिर्फ 5 मिनट का है। वो अपने नाइट विजन कैमरास लगाते हैं और साथ ही अपने वॉइस रिकॉर्ड करने वाले इक्विपमेंट्स को वहां रखते हैं। थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता और वो दोनों वहां से अपने कैमरास पैक करके चलने ही वाले होते हैं। तभी अमित की नजर उस पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ के पीछे से जैसे एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। वो जानने की कोशिश करता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है। तभी वो देखता है
कि पेड़ के पीछे की तरफ से एक लड़की निकल कर आती है। एक इतनी सुंदर और खूबसूरत लड़की जिसकी सुंदरता की आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाल जैसे जमीन को छू रहे हो, उसकी बहुत सुंदर और मोहक आंखें, इतना सुंदर चेहरा कि अगर कोई देख ले तो नजरें हटा ना पाए। वो लड़की लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी हुई थी। नताशा कहती है कि अमित, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? लेकिन अमित उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उस लड़की की तरफ एक टक निगाहों से देखे जा रहा था और उस लड़की से पूछता है कि आप कौन है और इतनी रात को यहाँ इस पेड़ के पास क्या कर रहे हो? वो लड़की जवाब देती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ? वो बताता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं और बस जा ही रहे थे, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना हमने सोचा नहीं था। तुम आखिर हो कौन, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वो लड़की मुस्कुराकर अमित की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा घर तो यही है, मैं सदियों से इसी पेड़ पर रहती हूँ। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई मुझे भूत कहता है, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल और कोई यक्षिणी, पहरेदार भी कहते हैं। लेकिन एक बार जो इस पेड़ की सीमा में आ गया, उसके बाद वो कभी वापस नहीं जाता। नताशा पीछे से चिल्लाकर कहती है कि अमित, उसकी आंखों में मत देखो, तुम उसकी आंखों में देखकर सम्मोहित हो रहे हो। लेकिन वो नताशा की तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना ही उसकी आवाज उसके कानों में सुनाई देती। वो पूरी तरह यक्षिणी की तरफ आकर्षित हो चुका था। वो उससे कहता है कि तुम जो भी हो भला की खूबसूरत हो, लेकिन मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। तुम जरूर कोई हो और मेरे साथ मजाक कर रही हो। आखिर सच ही बताओ, तुम हो कौन? उसके बाद वो लड़की अमित को कहती है कि मेरे पास आओ और मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी कि मैं कौन हूं। अमित धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे उसे अपनी तरफ मोहित कर रही हो और वो उसके जाल में फंसता जा रहा हो। कैमरास चारों तरफ अभी भी लगे हुए थे। पीछे से उसकी दोस्त चिल्लाती है और अमित को हाथ से पकड़कर झंझोड़ देती है। कहती है, अमित होश में आओ, उस लड़की की तरफ देखो, उसकी आंखों में नहीं उसके पैरों को देखो। वो जमीन पर नहीं खड़ी है, उसके पांव जमीन से 1 फीट ऊपर है। अचानक अमित की जैसे नींद टूटी हो और वो अपनी दोस्त की बातें सुनता है और तुरंत उस लड़की के पैरों की तरफ देखता है जो जमीन पर नहीं थे। वो जमीन से हवा में उड़ रही थी और बोल रही थी कि इस रात को मेरी सीमा में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये रात कभी खत्म नहीं होगी। अमित और उसकी दोस्त चीखते चिल्लाते हुए वहां से दौड़कर भागते हैं और भागते भागते उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे पीछे से एक तूफान चल रहा हो, आंधी चल रही हो, पायलों की आवाज, लोगों के चीखने चिल्लाने की, किसी के रोने की आवाज, बहुत डरावना माहौल चारों तरफ। उनके पसीने छूटे हुए थे। वो अपना सारा सामान छोड़कर 1-2 कैमरा जो उन्होंने पैक किया हुआ था उसे अपनी कमर पर बांधकर वहां से भाग रहे थे। और उसके बाद अगली सुबह अमित और उसकी दोस्त उस जंगल की सीमा के बाहर एक सड़क पर बेहोश मिलते हैं। गांव वाले उन्हें उठाकर गांव में लेकर जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो गांव वालों को बताते हैं कि बीती रात वो यक्षिणी के पेड़ के पास गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वहां कुछ ऐसी चीज है और वो ये सारी चीजें गांव वालों को दिखाना चाहता था। लेकिन जैसे ही अमित अपने कैमरा को ऑन करता है और स्क्रीन पर टैप करता है, उसमें वीडियो तो रिकॉर्ड थी लेकिन उस वीडियो में कुछ नहीं, सिर्फ वो कचनार का पेड़ और उसके पास एक धुंधली सी लाल परछाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि वो यक्षिणी को कैमरे में कैद नहीं कर पाए। लेकिन उस रात उन्हें ये सबक जरूर मिल गया कि कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है। उनसे पर्दा उठाना यानी कि अपनी मौत को दावत देना। यक्षिणी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया भर में, देश भर में लोगों ने अलग अलग कोनों पर महसूस किया है और आज भी इसके कई सारे किस्से हैं। पुराने जमाने में अघोरी और तांत्रिक यक्षिणी को
सिद्ध करने के लिए साधनाएं किया करते थे। ये साधना कोई आम साधना नहीं है, बहुत ही खतरनाक और इसके नियम बहुत ही सख्त। साधक को मंत्रों का जाप करना पड़ता है। इसकी साधना किसी अकेली जगह, शमशान या फिर किसी अंधेरे कमरे में की जाती है। यक्षिणी के प्रिय भोगों को रखा जाता है। कहा जाता है कि साधना के दौरान साधक को कई सारी डरावनी आवाजें, कुछ आकृतियां और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, ताकि उसका ध्यान भटक सके और वो साधना को बीच में छोड़ दे। और अगर उसने साधना को बीच में छोड़ा तो उसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। कहा जाता है जैसे ही साधना पूरी होने वाली होती है, उस टाइम पर साधक को अपने डर पर नियंत्रण करना होता है, क्योंकि अंत में यक्षिणी उनके सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होती है, किसी सुंदर स्त्री के रूप में, किसी डरावनी परछाई के रूप में, या फिर एक रोशनी के रूप में। और अगर आप अपने डर पर नियंत्रण पाकर उससे अपनी मित्र, बहन या फिर प्रेमिका के रूप में वचन भरवा लें, तो वो जीवन भर तुम्हारे लिए वो सब कुछ करती है जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर उसके साथ धोखा किया या उसकी सीमाओं को लांघने की कोशिश की, तो इंसान की मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, तंत्र और साधना की दुनिया जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही अंधेरी और खतरों से भरी हुई है। लोक कथाएं हमें मनोरंजन की कुछ झलक दिखाती हैं, लेकिन ये साधनाएं और शक्तियां कहानियों तक ही सीमित रहें तो ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है कि ये साधनाएं सच में काम करती हैं, या फिर ये वही सदियों पुराना अंधविश्वास है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी और पुरानी कहानियां जानने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप भी अपने जीवन में हुई कोई सच्ची घटना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके अपनी स्टोरी बता सकते हैं। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं जल्दी एक नई खौफनाक और खतरनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।